हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड को लेकर। ये देखिए यूपी डीएलएड है, वो फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे। इस वीडियो में हम फर्स्ट सेमेस्टर साइंस को लेके आए हैं, ठीक है। और सीरीज की बात करें तो ये पवन सीरीज है। कौन सी है? पवन सीरीज है। पवन सीरीज के हम सारे क्वेश्चन आपके एक ही वीडियो में हम आपको करा देंगे, ठीक है। पवन सीरीज है, ये आपको ध्यान रखनी है। कौन सी सीरीज है? पवन सीरीज है, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर है। अगर आपका डीएलएड प्रथम सेमेस्टर है और पवन सीरीज के आप साइंस के यानी विज्ञान के आप सारे क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप यहाँ पे अपनी जो तैयारी है उस तैयारी को आराम से परख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप किस स्तर तक पहुंच गए हैं। तो हम इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। एक बात और भी बता दें, देखो हमने आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। यूपी डीएलएड की हमने प्लेलिस्ट आपकी बना दी है। डीएलएड प्लेलिस्ट बना के हमने तैयार कर दी है, ठीक है। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की हमने बना दी है। आराम से आप फर्स्ट सेमेस्टर की पीडीएफ उस पर प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ से एक एक वीडियो को देखते रहिए। चलिए परखिए भाई अपनी तैयारी को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, जंतुओं तथा पौधों दोनों में उभयनिष्ठ कौन से लक्षण पाए जाते हैं। यानी पौधे और जंतु दोनों की बात कर रहा है, वो में कौन से उभयनिष्ठ कौन से दोनों लक्षण जो होते हैं वो कॉमन पाए जाते हैं, ऐसे करके आप समझ लो। जैसे अगर मैं प्रजनन की बात करूँ, पहला ऑप्शन है प्रजनन, बी ऑप्शन है वृद्धि, सी ऑप्शन है पोषण। तो भैया पोषण की बात करो, एक एक एग्जाम्पल को खुल के बात कर रहे हैं। अगर खुल के बात नहीं करोगे तो भाई ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो इसमें थोड़ा सा वीडियो जो है वो लॉन्ग हो सकता है। या आप कहो तो आपको फटाफट मैं आंसर ही बताता चल रहा हूँ, आप अपनी तैयारी को परख लीजिए, ठीक है। तो आपकी वीडियो जो है वो लंबी नहीं होगी। जंतुओं तथा पौधों दोनों में उभयनिष्ठ कौन से लक्षण पाए जाते हैं, तो भाई ये तीनों हो जाएगा, प्रजनन, वृद्धि और पोषण। उपरोक्त सभी जंतु होते हैं। तो जंतु कैसे होते हैं ये आपको बताना है। जंतु परपोषी होते हैं क्योंकि ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अपना भोजन स्वयं से नहीं बनाते हैं। पौधों में प्रजनन होता है, तो जो पौधे हैं पौधों में जो प्रजनन होता है वो कैसा होता है। ए ऑप्शन है लैंगिक, बी ऑप्शन है अलैंगिक, सी ऑप्शन है कायिक और डी ऑप्शन है अनिषेचित। तो हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, हमारा हो जाएगा अलैंगिक। अगला है, कौन सा पौधा अधिक उपयोग के कारण संकटग्रस्त हो गया है। तो संकटग्रस्त हो गया है वो है आपका सर्पगंधा। मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर बताते हुए चल रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो और कम समय में आपके सारे क्वेश्चन साइंस के आपके मस्तिष्क में सेव होते चलें। देखो बहुत ही कम समय में आपके करा दूंगा। जीवधारियों के नामकरण की द्विनाम पत्ती के जनक कौन है। तो द्विनाम पत्ती के जनक हैं वो है कैरोलस लीनियस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता। तो स्थिरीकरण नहीं कर सकता है वो आपको चुनना है। ये देखिए सब दाल वाले हैं, ये तो कर सकते हैं। सेम, मटर और चना कर सकता है लेकिन गेहूँ नहीं कर सकता। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। तो वायु की जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में बदलने का काम कौन करता है ये आपको बताना है। तो जो विशिष्ट प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे मैं आपको बात करूं एजोटोबैक्टर या बात करूं नाइट्रोसोमोनास या राइजोबियम बैक्टीरिया, ये जो होते हैं ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्रथम जंतु होता है। तो भैया ये तो बहुत ही सरल है। खाद्य श्रृंखला में जो प्रथम है वो है हरे पौधे। हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जीवधारियों का समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं। संतान उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, तो उसे क्या कहेंगे हम? जाति कहेंगे। जीव द्रव्य होता है, तो जीव द्रव्य क्या है? 10वां क्वेश्चन है, देखिए आपकी स्क्रीन पर। आपसे कह रहा है जीव द्रव्य होता है,
तो जीव द्रव होता है, 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से एक सही है। जीव द्रव होता है, एक कोलाइडी घोल होता है। मेंडेल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग जिस पौधे पर किए उसका नाम क्या है? तो भैया जो मेंडेल है, ग्रेगर जॉन मेंडेल है, उसने मटर पर किया है प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका की पहचान है, तो पादप कोशिका की पहचान जो है वो किससे है, ये आपको बताना है। देखो आपको बता दें, पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो पादप कोशिका की जो पहचान है वो कोशिका भित्ति से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताओ। स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का आपको नाम बताना है, तो वो हो जाएगा वॉन हेल्महोल्ट्ज, यानी आ ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्तंभ कंटक तने के रूपांतरण है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। स्तंभ कंटक तने के रूपांतरण है क्योंकि यह कक्षस्थ कलिका से विकसित होते हैं तथा इन पर पर्व एवं पर्व संधि होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला अगर हम 15वें क्वेश्चन की बात करें तो चलिए 15वें क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, अंगूर में प्रतान रूपांतरण है, तो अंगूर है जो उसमें प्रतान रूपांतरण है किसका है, तने का है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की जड़ में संवहन पुल किस प्रकार के होते हैं, तो गेहूं की जो जड़ है उसमें संवहन पुल जो होते हैं वो एक घेरे में अरिये तथा बाहाँ आदि दारुक। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, तना प्रतान का उदाहरण है। तो जल्दी बताइए आप। 17वां क्वेश्चन है, तना प्रतान का उदाहरण, तो तना प्रतान का उदाहरण अभी हमने पढ़ा था अंगूर, यानी अंगूर में प्रतान रूपांतरण है तने का, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है 18वां, एक बीजपत्री जड़ों में संवहन बंडलों की संख्या कितनी होती है, यानी जो वेस्कुलर बंडल होते हैं एक बीजपत्री जड़ की, उसमें भैया कितने होते हैं ये आपको बताना है। तो एक बीजपत्री जो रूट होती है, जो जड़ होती है, उसमें जो वेस्कुलर बंडल की संख्या होती है वो होती है 8, ये आपको ध्यान रखना है, कितनी, 8। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, पेड़ किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं। देखो पेड़ किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं, आपको पता है केश का जल को अवशोषित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। जब देखो जड़ों की बात करेगा तो जाहिर सी बात है वो जाइलम की बात करेगा। अगर जहाँ होता पत्तियों के माध्यम से जड़ तक पहुँचाने का काम, पूरे भाग में पहुँचाने का काम, तो वो फ्लोएम का होता, लेकिन भाई जड़ की बात कर रहा है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक पहुँचाया जा रहा है, तो वो काम है जाइलम का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मैनग्रोव पौधों की जड़ें वातावरण से ऑक्सीजन किसकी सहायता से प्राप्त करती हैं, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 21। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूमेटोकोर। क्या हो जाएगा, न्यूमेटोकोर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर आप 22 को समझो। सबसे अधिक जल अवशोषण की क्रिया किसमें होती है, तो सबसे अधिक जल अवशोषण की अगर हम क्रिया की बात करें तो वो हो जाएगा मूल रोम प्रदेश में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 क्या कह रहा है, 23 कह रहा है द्विबीजपत्री जड़ में संवहन बंडल हैं। तो जो द्विबीजपत्री जल है उसमें जो संवहन बंडल हैं वो हैं अरिये और एंडार्क। कौन से हैं, अरिये और एंडार्क। अगला क्वेश्चन समझिए, मूसला जड़ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मूसला जड़ पाई जाती है, तो जो मूसला जड़ है वो किस में पाई जाती है। मूसला जड़ की अगर हम बात करें तो सरसों में, किसमें, सरसों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। आपको थोड़ा सा स्पीड से करा रहा हूँ ताकि आप हर क्वेश्चन पे नज़र मार लें, ठीक है। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठने से पहले अगर आप 30 मिनट पहले भी इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो सारे के सारे ऑप्शन आपके साइंस के बिल्कुल सही हो जाएंगे। बरगद है, बरगद में पौधों की शाखाओं से लटकने वाली जो जड़ें होती हैं वो कौन सी जड़ें होती हैं, तो वो हो जाएंगी स्तंभ जड़ें। कौन सी हो जाएंगी, स्तंभ जड़ें। क्वेश्चन नंबर 26, सरसों के पौधे में पाया जाने वाला पुष्पक्रम। अगर हम सरसों के पौधे की बात करें और उसमें पाए जाने वाले जो पुष्पक्रम है उसकी बात करें तो हो जाएगा असीमाक्ष। तो हो जाएगा असीमाक्ष।
सरसों के पौधे में पाया जाने वाला पुष्पक्रम है असीमाक्ष। सरसों का पौधा है, तो सरसों का पौधा क्या है ये आपको बताना है। तो सरसों का जो पौधा होता है वो साख होता है। सरसों का पौधा क्या है? साख है। सरसों के पौधे में पाया जाने वाला जो पुष्पक्रम है वो असीमाक्ष है। दूब घास पौधा है। क्वेश्चन नंबर 28 पे देखिए, दूब घास पौधा है। करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा हो जाएगा बिसर्पी। दूब घास जो पौधा है बिसर्पी है। कीट भक्षी पौधा उदाहरण है, तो कीट भक्षी की अगर हम बात करें यहाँ पे तो हो जाएगा ड्रोसोरा। कीट भक्षी क्या है? ड्रोसोरा। अब यहाँ पे कीट भक्षी पौधे और भी आपको बता दें, कीट भक्षी पौधा ड्रोसोरा के साथ साथ घटपर्ली पौधा भी है, नेपंथीज जिसे बोलते हैं। इसके बाद यूट्रिकुलेरिया भी है। ये पौधे हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में बहुवर्षीय पौधा। तो भाई बहुवर्षीय आपको पौधा बताना है, बहुवर्षीय पौधा कौन सा है। तो सूरजमुखी तो है नहीं, सलजम भी नहीं है, आलू भी नहीं है, इसलिए दूब घास। दूब घास है, बहुवर्षीय पौधा है। अब देखिए ये क्वेश्चन, पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका उल्टा करके क्वेश्चन दिया है, पत्तियों से भोज्य पदार्थों को स्थानांतरित करने वाला ऊतक कौन सा है। अब देखो यहाँ से पहले दिया था जड़ से, तो जड़ से जब दिया था, जड़ से भोज्य पदार्थों को पत्तियों तक पहुँचा रहा था तो वहाँ पे था जाइलम। अब यहाँ पे वो पत्तियों से भोज्य पदार्थ को स्थानांतरित करने वाला मतलब पत्तियों से भोज्य पदार्थों को स्थानांतरित कर रहा है पौधे के अन्य पार्ट्स में, तो क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा फ्लोएम। जैसा कि मैंने वहाँ पे भी बताया था, अगर जड़ से भोज्य पदार्थों को पत्तियों तक पहुँचा रहा है तो वो जाइलम है, और जहाँ पत्तियों से भोज्य पदार्थों की वो चर्चा करे तो कहलाएगा फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 32। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। कौन सा एक बीज है? इसमें पूछा है कौन सा एक बीज है। तो भैया चना एक बीज नहीं है, मटर भी एक बीज नहीं है, सरसों भी एक बीज नहीं है, मक्का हमारा क्या है? एक बीज है। द्विबीज केंद्रक निषेचित होकर बनता है, यानी द्विबीज नहीं है, ये द्वितीयक केंद्रक निषेचित होकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 33। द्वितीयक केंद्रक निषेचित होकर बनता है वो कहलाएगा भ्रूणपोष। क्या कहलाएगा? भ्रूणपोष कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। फूल वाले पौधे में द्विनिषेचन की क्रिया होती है। फूल वाले पौधे में द्विनिषेचन की क्रिया होती है। तो क्वेश्चन नंबर 34। फूल वाले पौधे में द्विनिषेचन की क्रिया होती है, तो हम 34 के में जाएंगे बीजांड में। क्या हो जाएगा? बीजांड। 35वां क्वेश्चन है मक्का के पौधों में परागण होता है। अगर हम मक्का के पौधों की बात करें तो मक्का के पौधे में होता है भाई वायु के द्वारा परागण होता है। मक्का के पौधे में वायु के माध्यम से परागण होता है, और फूल वाले पौधे में द्विनिषेचन की क्रिया होती है बीजांड में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। समझो, किस पौधे के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं? ये क्वेश्चन आपका रटा हुआ है। रेफ्लेशिया। नल के नीचे रखी बाल्टी को पानी से पूरा भरने में लगा समय किस घड़ी से ज्ञात करते हैं? तो ये भी क्वेश्चन आपका रटा हुआ है। कौन सी घड़ी हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी आपकी सीधे सीधे कलाई घड़ी। ठीक है, हाथ की घड़ी। दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल। तो भैया जो दो आवेश होते हैं, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो बल होगा वो वैद्युत बल होगा। दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो बल कहलाएगा वो वैद्युत बल कहलाएगा। अगला क्वेश्चन समझो आप। अगला क्वेश्चन है आपका, घूमता हुआ लट्टू कौन सी गति करता है? यानी घूमता हुआ लट्टू कौन सी गति करता है? क्वेश्चन नंबर 39। तो भाई घूमता हुआ लट्टू करेगा घूर्णन गति। अगला क्वेश्चन है 40वां, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर कौन सा बल आकर्षण बल के रूप में कार्य करता है? पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर कौन सा बल आकर्षण बल के रूप में कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 40। अगर हम क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो वो हो जाएगा गुरुत्वीय बल। क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय बल। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर कौन सा बल आकर्षण बल के रूप में कार्य करता है? तो वो हो जाएगा गुरुत्वीय बल। पृथ्वी का घूमना किस गति का उदाहरण है?
तो पृथ्वी का जो घूमना है ये तो आपको सबको पता होगा, घूर्णन गति का एग्जाम्पल है। किसका? घूर्णन गति का। अब जो अगला क्वेश्चन आप 42वां स्क्रीन पे देख रहे हो, इसका आंसर भी सबको पता होगा। यहाँ से आगे क्वेश्चन भी बन सकता है। बल का सूत्र क्या होगा? बल का सूत्र आपको बताना है, जल्दी से आपको बताना है बल का सूत्र क्या होगा। तो बल का सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है CGS पत्ती के अनुसार बल का मात्रक। तो बल का मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे M के S पत्ती की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे भाई M के S पत्ती की बात नहीं कर रहा है। अगर आपका M के S पत्ती की बात करता तो यहाँ पे हो जाता न्यूटन, बल का मात्रक क्या हो जाता? न्यूटन। लेकिन यहाँ पे वो कर रहा है CGS पत्ती के अनुसार बल का मात्रक, तो हो जाएगा डाइन। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब 44 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 44 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है? कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है, ये वही कह रहा है क्वेश्चन। तो इसमें हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। समतल पर गाड़ी को ढकेलना ये गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय बल का उदाहरण नहीं है? ये आपको बता रहा है, पूछ रहा है आपसे पेशीय बल का कौन सा उदाहरण है वो नहीं है। तो भाई समतल, यहाँ पे क्या कह रहा है 45वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय बल का उदाहरण नहीं है? तो पेशीय बल का उदाहरण ए ऑप्शन है कुली द्वारा हाथ ठेला द्वारा बोझा ढोना। बी ऑप्शन है सेब का पेड़ से गिरना। और सा ऑप्शन है बच्चे द्वारा साइकिल चलाना। और द ऑप्शन है एक व्यक्ति द्वारा कुएं से पानी खींचना। तो भैया जो सेब का पेड़ से गिरना ये पेशीय बल का उदाहरण नहीं है, बल्कि किसका है? यहाँ पे देखो दल है, यहाँ पे बल पढ़ोगे आप, किसका है? गुरुत्वाकर्षण बल का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 46। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करिए। सारे की सारी पवन सीरीज आपकी डीएलएड की मेरे इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगी। आपकी मैंने यूपी डीएलएड की फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, वहाँ पे आपको सभी सीरीज मिलेगी, चाहे वो पवन सीरीज हुई, चाहे वो राजन सीरीज हुई, चाहे वो आपकी ठाकुर की गाइड हुई। सारे के सारे तीनों राइटर से मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा, आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों। ये वाला बी वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एम के एस पत्ती के अनुसार बल का मात्रक, तो मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, अगर वो एम के एस पत्ती की बात करता तो बल का मात्रक क्या हो जाता? न्यूटन हो जाता। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जब कोई वस्तु सदैव एक सरल रेखा में गति करती है तो वह कौन सी गति है? जब कोई वस्तु सदैव एक सरल रेखा की बात करती है तो वो कहलाएगा रेखीय गति। जब कोई वस्तु सदैव एक सरल रेखा में गति करती है, मतलब एक सीधी रेखा में, तो वो क्या कहलाएगी? सरल रेखीय गति कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका 49वां, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। अब देखो घूमने की बात कर रहा है, अक्ष के चारों ओर घूमने की बात कर रहा है, तो कौन सी गति होगी? घूमने की घूर्णनविद गति। कुम्हार के चाक में जो गति होती है वो कौन सी होगी? कुम्हार के चाक की बात कर रहा है अब, तो कुम्हार का चाक भी क्या करता है? इधर से इधर कैसे करता है? घूमता रहता है, तो क्या होगी? घूर्णन गति। अगला है कोलू में जुड़े बैल गति करते हैं। तो भैया ये कोलू में जुड़े बैल गति करते हैं, ये भी आपको पता है किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये जो हो जाएगा वित्तीय गति का एग्जाम्पल हो जाएगा। कोलू में जुड़े बैल गति करते हैं, कौन सी गति करते हैं? वित्तीय गति करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। 52वां क्वेश्चन आप समझिए, चलती ट्रेन में गति होती है। अगर हम चलती ट्रेन की बात करें तो चलती ट्रेन में गति होगी वो होगी रेखीय गति। कौन सी गति? रेखीय गति। जब एक कार जब सड़क पर दौड़ती है तो किस प्रकार की गति करेगी? भाई जब कार की बात करें, जब कार सड़क पर दौड़ेगी तो वो करेगी रेखीय गति। कौन सी गति करेगी? रेखीय गति।
अब जो अगला क्वेश्चन है वो है 54 नंबर क्वेश्चन है, समय का मात्रक। समय का मानक मात्रक क्या है, ये आपको बताना है भाई। समय का जो मानक मात्रक है वो क्या है, तो हो जाएगा आपका सेकेंड। किसी वस्तु के तल का क्षेत्रफल का मात्रक। आप देखो यहाँ पे भाई क्षेत्रफल के मात्रक की बात कर रहा है। किसी वस्तु के तल का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है वर्ग मीटर। क्या होता है, वर्ग मीटर। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है द्रव्यमान का मात्रक। अब द्रव्यमान का मात्रक सबको याद है, किलोग्राम होता है। द्रवों का आयतन मापते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। अब देखो यहाँ पे भैया आयतन की बात कर रहा है, तो आयतन किस में होता है, लीटर में। द्रवों का आयतन मापते हैं किस में, लीटर में। फुटबॉल मैच देखने के लिए समय का ज्ञान आप किस घड़ी से करेंगे। अगर फुटबॉल मैच देखने के लिए समय का ज्ञान आपको करना है तो आप किस घड़ी से करेंगे, तो वो हो जाएगी विराम घड़ी से। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 59। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसको क्या कहते हैं। देखो कह रहा है वो आपसे कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। उसे कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी विलयन में संघनन और वाष्पन द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने की विधि है, उस विधि को क्या कहेंगे, तो उस विधि को कहेंगे आसवन विधि। क्या कहेंगे, आसवन विधि कहेंगे। किसी विलयन में संघनन की बात कर रहा है, वाष्पन द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने की विधि है, वो आसवन विधि ही कहलाएगी। अगला है वाष्प को द्रव में बदलने की प्रक्रिया। अब देखो वाष्प को ठोस में बदलने की प्रक्रिया की बात नहीं कर रहा है वो, वाष्प जो होती है उसको द्रव में बदलने की प्रक्रिया है, वो क्या कहलाएगी, तो वो कहलाएगी आपकी संघनन। क्या कहलाएगी, संघनन कहलाएगी। वाष्प के द्रव में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाएगी। वायु क्या है, तो वायु आपको बताना है समांग है, विषमांगी है, शुद्ध पदार्थ है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक हैं। तो भाई वायु मेरे हिसाब से क्या है, विषमांगी हो जाएगा। क्या है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 63। देखिए अगर आप यूपी डीएलएड के छात्र हैं और आप फर्स्ट सेमेस्टर की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने आपको यूपी डीएलएड की प्लेलिस्ट बना दी है। यूपी की डीएलएड की प्लेलिस्ट से आप अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिए। ठीक है, चाहे पवन सीरीज हो, चाहे राजन सीरीज हो, चाहे आपकी ठाकुर पब्लिकेशन की गाइड हो, सारे के सारे दोनों सीरीज प्लस गाइड से सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और आपको करा भी रहा हूँ। तो आप प्लेलिस्ट जो फर्स्ट सेमेस्टर की बनाई है वहाँ पे आप जाके एक एक वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपकी काफ़ी अच्छी परसेंटेज बनेगी। और आपको बता दूं बीए जो आपका यूपी डीएलएड का कोर्स है भाई, ये डिप्लोमा कोर्स है, इसमें बैक बहुत लगती है, इसलिए आपकी बैक ना लगे भाई, मेहनत आपको अच्छे से करनी है। अगर आपको बैक बचानी है तो मेहनत तो आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, नहीं तो समझो बैक बहुत बच्चों की लगती है। 50% मान लो फेल आता है रिजल्ट। 63 बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। अब देखो बालू और लोहे की छीलन की बात कर रहा है, तो बालू और लोहे की जो छीलन है उसको पृथक किया जाता है चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, क्योंकि लोहे की जो छीलन होती है वो चुंबक से क्या है चिपका के अलग कर लोगे, अलग बालू से भी अलग कर लोगे आप। समांगी मिश्रण क्या है, अब देखो समांगी मिश्रण की बात कर रहा है, पानी और बालू, पानी और मिट्टी का तेल, सा है पानी और चीनी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो 64 नंबर की अगर हम बात करें, अब यहाँ पे देखो पानी और बालू है, क्या यह समान है, नहीं है। ठीक है, पानी और मिट्टी का तेल ये भी नहीं है। अब देखो पानी और चीनी, पानी के अंदर चीनी घुल जाएगी तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, ये समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। अगला है विषमांगी मिश्रण, तो विषमांगी मिश्रण कौन सा है, चीनी और बालू, चीनी और पानी, वायु और मिश्र धातु। तो क्वेश्चन नंबर 65 बताना है, वायु और मिश्र धातु ये भी नहीं है, चीनी और पानी ये भी नहीं है, चीनी और बालू ये क्या है, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है।
नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो नमक से नमक प्राप्त करने की जो विधि कहलाएगी वो कहलाएगी वाष्पन विधि कहलाएगी। वाष्पन विधि के माध्यम से नमक के विलयन से नमक प्राप्त किया जा सकता है या किया जाता है। अगला पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर पहुंच गए हम 67 पे। देखिए पवन सीरीज के जितने भी क्वेश्चन हैं इसी वीडियो में आपको करा दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मिश्रण में विलेय और अवलेय पदार्थ को पृथक करना क्या कहलाता है? मिश्रण है, मिश्रण में विलेय और अवलेय पदार्थ को पृथक करना क्या कहलाएगा, ये आपको बताना है। तो ये कहलाएगा पृथक्करण। ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो जल में घुल जाएंगे वो भाई क्या कहलाएंगे? विलेय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विलेय कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, किसी द्रव पदार्थ में जब अशुद्धियाँ मिल जाती हैं तो किस विधि द्वारा उसे पृथक किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 69 की अगर हम बात करें, कह रहा है किसी द्रव पदार्थ में जब अशुद्धियाँ मिल जाती हैं तो किस विधि द्वारा उसे अलग किया जाता है? अशुद्धियों को आपको पता है भाई छान कर अलग कर सकते हैं। किसी द्रव पदार्थ की बात कर रहा है, द्रव, ठीक है। जब मान लो पानी है, क्या है, मान लो हमने ले लिया पानी और पानी में आपने छोटे छोटे कंकड़ डाल दिए, तो इसको क्या है, आप एक छन्नी लगा के या एक फिल्टर लगा के आप वहाँ से क्या है छान सकते हो। तो छान कर इसे क्या कर सकता है, अलग कर सकते हो आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, अघुलनशील पदार्थ को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? अब ऐसा पदार्थ हो जो घुल ना सके, तो अघुलनशील पदार्थ को अगर आप पृथक करोगे तो उसे कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका निथारना। क्या कहलाएगा? निथारना कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई पदार्थ गर्म करने पर जब वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मान लो कोई ठोस पदार्थ है, कैसा पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। अब ठोस पदार्थ से सीधे आपको किस में करना है, आपको सीधे गैस में परिवर्तित करना है, द्रव को छोड़ दिया, ठीक है। तो ठोस से सीधे गैस में करोगे तो वो विधि आपकी कहलाएगी ऊर्ध्वपातन विधि, यानी बी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल हैं कपूर है, कपूर हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल। नौसादर भी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड। अगला है, उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो भाई उपापचय अगर हम क्रिया की बात करें तो ये होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है उपापचय क्रिया। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है, अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ब्रायोफिल्लम में होता है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है ब्रायोफिल्लम में। अगला क्वेश्चन है, भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण। भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है। क्वेश्चन नंबर 74 की अगर हम बात करें तो हम इसमें जाएंगे, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, पर्लाव स्तंभ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है? अब देखो यहाँ पे नहीं कह रहा है, कौन सा कह रहा है, गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है। जैसे पेड़ से पत्तों का गिरना, पहला एग्जाम्पल। उछाले गए बाल का धरती पर गिरना, समतल पर गाड़ी को ढकेलना और पहाड़ी पर पत्थर का टूटकर नीचे की ओर लुढ़कना। तो पेड़ से पत्ते गिरना बिल्कुल है, उछाले गए बाल का धरती पर गिरना बिल्कुल है, पहाड़ी पर पत्थर का टूटकर नीचे लुढ़कना बिल्कुल है, लेकिन समतल पर गाड़ी को ढकेलना ये आपका गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है। तो अगर हम 75 की बात करें तो सी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्रणाली है। दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्रणाली जो है वो कौन सा है? तो दौड़ने की बात कर रहा है भाई। दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित जो प्रणाली है वो है एंटीलोप। कौन सा है? एंटीलोप। अगला एग्जाम्पल है, पत्ती का रूपांतरण है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 77 पे पहुंच गए। पत्ती का जो रूपांतरण है वो है पक्लिका। अगला क्वेश्चन है, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक किस पद्धति से संबंधित है? तो देखो द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर।
इसी प्रकार से आपसे कह रहा है समय का मात्रक किस पत्ती से है। तो ये क्या है भाई, ये एम के एस पत्ती के हैं। एम के एस पत्ती में होता है द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और एम के एस पत्ती में लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, और समय का जो मात्रक होता है वो सेकेंड होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका सेकेंड जो था वो छिप गया था, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है सेकेंड था। समय का मात्रक सेकेंड किस पत्ती से संबंधित है, ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है। अब देखो उभयचर प्राणी आपको बताना है 79 का। तो अगर हम उभयचर प्राणी की बात करेंगे तो हो जाएगा कछुआ, ठीक है, जो जल और थल दोनों में रह सकता है, तो यह है कछुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलित अंग नहीं है। जो मछली है, मछली का अनुकूलन अंग नहीं है। धारा रेखित शरीर, पंख, गलफड़े या फिर फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 80, देखो धारा रेखित जो शरीर है मछली का अनुकूलित अंग है, और पंख भी मछली का अनुकूलित अंग है, गलफड़े भी हैं, लेकिन जो फेफड़ा है ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर भाई 80 में हम जाएंगे, डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यौगिक, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, ये आपसे पूछा है। यौगिक उसे कहेंगे जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, वो आपका यौगिक कहलाता है। तो देखो सोना ये तो नहीं है, चांदी भी नहीं है, पीतल भी नहीं है, लेकिन जल है। जल क्या है, H2O है, ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सहयोग से मिलकर बन रहा है, तो ये कहलाएगा आपका यौगिक। घड़ी के पेंडुलम की गति का उदाहरण है, तो ये कौन सी गति है भैया, घड़ी की पेंडुलम गति, तो ये दोलन गति हो जाएगी। कौन सी गति, दोलन गति। अपुष्पी पौधा, देखो एक होता है पुष्पी और दूसरा होता है अपुष्पी। यहाँ पे आपसे पूछा है अपुष्पी पौधा बताओ, तो आपका फर्न जो है अपुष्पी पौधा है। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या हो जाएगा, तो ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा कैंडला। क्या हो जाएगा, कैंडला। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक जो होता है वो कैंडला हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन आपका फिर आ गया, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा निम्नलिखित को पृथक किया जा सकता है। थोड़ा सा चेंज करके दे दिया इसने। चीनी एवं जल के मिश्रण को, रेत एवं जल के मिश्रण को, लकड़ी का बुरादा एवं लोहे के मिश्रण को, और नमक व कपूर के मिश्रण को। यहाँ पे 85 का आपको बताना है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कपूर के मिश्रण को, और नौसादर का भी मैंने दिया था। तो आपका हो जाएगा ये नमक एवं कपूर के मिश्रण को, ठीक है। ये ठोस से सीधे किसमें, ठोस से सीधे किसमें, जो गैस में परिवर्तित हो जाए, ठोस से सीधे गैस में, द्रव को छोड़ दो, ठोस से सीधे जो गैस में परिवर्तित हो जाते हैं वो ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है, निम्नलिखित से तने का रूपांतरण नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो तना है, तने का रूपांतरण नहीं है, वो आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, देखो अदरक है, जो अदरक है वो तो भाई तने का रूपांतरण है, और जो आलू है, आलू भी तने का रूपांतरण है, हल्दी भी तने का रूपांतरण है, लेकिन जो शकरकंद है, शकरकंद नहीं है। शकरकंद किसका है, ये जड़ का रूपांतरण है। तो जो आपकी पवन सीरीज मैंने बताई थी, पवन सीरीज के सारे मैं विकल्प आपको करा चुका हूँ विज्ञान के। अब जो अगली वीडियो इसकी आएगी वो आएगी अति लघु क्वेश्चन की, ठीक है। अति लघु क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा। सारे के सारे विज्ञान के अति लघु क्वेश्चन पवन सीरीज के बहुत जल्द लेके आऊँगा। बस बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।